नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आप लोग अच्छे होंगे, यही मेरी उम्मीद हमेशा रहती है। और इसी के साथ में आज का अपना जो लेसन है, आज का अपना जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। अपन ने आरपीएससी का, यहाँ पे आप देखोगे आरपीएससी का 2011 का जो पेपर है फर्स्ट ग्रेड, वो अपन ने स्टार्ट कर रखा है, जिसके अपन ने 3 पार्ट हैं, शायद कंप्लीट हो गए हैं इसके। और इसमें से अपन ने क्वेश्चन जो है वो 50 तक लास्ट में कर लिए थे। अभी अपन 50 से आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं 51 से। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो डीएनए? इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किसमें डीएनए उपस्थित नहीं है? यहाँ पे देखोगे पहला ऑप्शन ई न्यूक्लिएटेड, ये कंफ्यूज करने वाला है कि ऐसी कोई सेल जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो। जैसे यहाँ पे आप एक सेल बना दो ऐसे जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट हो, ठीक है ना। इसका जो न्यूक्लियस है ये बाहर निकाल दो तो ये जो सेल है वो ऐसी रह जाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे? इन्यूक्लिएटेड। यहाँ पे डीएनए नहीं है, इसमें भी न्यूक्लियस ही नहीं है तो डीएनए भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर या तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है। इसका मतलब ये तो ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें तो डीएनए उपस्थित होता है। केंद्रक में तो नहीं है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में तो हो सकता है। यहाँ पे देखोगे मेच्योर मेमेलियन आरबीसी, ये 100% सही है कि आरबीसी की जो मेच्योर आरबीसी होती है मेमेलियंस के अंदर, खास तौर से उनमें सेल ऑर्गेनल्स लगभग एब्सेंट होते हैं। तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस है वो भी लगभग क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो इस कारण से इसमें न्यूक्लियस होने की संभावना नहीं होती है, मतलब केंद्रक या फिर कोई भी डीएनए होने की संभावना नहीं रहती है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बोथ ए एंड बी और स्पर्म, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी ऑप्शन इसका जो राइट आंसर वो होगा। इसमें साफ दिया हुआ है कि एक कपल है, यहाँ पे दिया हुआ है एक कपल हैव ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। एक कपल है जिसमें से जो मेल है उसका ब्लड ए बी है और फीमेल है उसका ओ है, ठीक है। ये माता पिता है। अडॉप्टेड ए सन, जिन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया। अब गोद लिया है वो हो सकता है किसी भी मौसा मौसी भुआ जीजा, कोई भी मतलब हो सकता है, जिनसे कहीं से भी रिलेटिव कोई भी आपके लगते हो उनसे आपने लिया होगा। लेटर ऑन दे गिव ए बर्थ ऑफ ट्विंस, उन्होंने कुछ टाइम के बाद में, गोद लेने के बाद में उनके बच्चे हो गए, वो भी कैसे? जुड़वा बच्चे हो गए। द ब्लड ग्रुप ऑफ द अडॉप्टेड सन, जो बच्चा गोद लिया उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? अरे भाई इनका बच्चा ही नहीं है, वो बाहर से कहीं ले रखा है, ब्लड ग्रुप कैसे हो सकता है उसका? इसलिए इसका ब्लड का कोई ग्रुप नहीं है। क्यों? ये अडॉप्टेड लिया हुआ है, बाहर से लिया हुआ, तो अपन उसको क्लियर नहीं कर सकते। डाटा इनसफिशिएंट अपन कह सकते हैं, यहाँ पर पूर्ण जानकारी नहीं है। यहाँ पे ए बी, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। नॉन अपन कह नहीं सकते कि नहीं है, ब्लड ग्रुप तो है उसमें, लेकिन वो कौन सा ब्लड ग्रुप है वो अपन नहीं है, तो यहाँ पर अपूर्ण जानकारी है। इन कंप्लीटेड डाटा, इसलिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था? डिलीट कर दिया था, क्योंकि पूरे डाटा ही नहीं है। हाँ, ये होता है कि इन्होंने गोद जो लिया है उसके माता पिता का ये ब्लड ग्रुप रहा था, तब तो हो सकता है, निकाल भी देते। यहाँ पे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 53 में ए स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। ए स्टेटमेंट है पहला, क्यूमिन एंड कोरिएंडर, है ना। यहाँ पे क्यूमिन का मतलब जीरा, जीरा और धनिया आर स्पाइस, दोनों क्या है? मसाले हैं, मसाले बनाने वाले प्लांट हैं। स्टेटमेंट बी, बी में क्या दिया हुआ है? इन बोथ फ्रूट्स आर यूज्ड, ठीक है ना। तो हकीकत भी है कि क्यूमिन हो चाहे कोरिएंडर हो, दोनों के अंदर ही जो इनके बीज लगते हैं। यहाँ पर क्यूमिन को आप देखोगे तो इस प्रकार की जो क्यूमिन होती है वो क्यूमिन होती है, और यहाँ पे ऐसे देखोगे इस प्रकार से, तो ये क्या होता है? कोरिएंडर होता है। और दोनों ही कैसे होते हैं? सीड होते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर राइट, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग, जबकि दोनों सही है। तो
यहाँ पे आप देखोगे तीसरा ऑप्शन जो है वो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग, ये तो खुद ही रॉन्ग है, बोथ आर स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ये इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 54, ये भी वही है, आरपीएससी के द्वारा क्या है इसको भी डिलीट कर रखा है, इसलिए इसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस नहीं करना अपने को। अपन चलते हैं क्वेश्चन जो रियल में कोई काम के हो उनके ऊपर चलते हैं अपन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखोगे, द डिजीज कोज्ड बाय यूज केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर जो होते हैं खासतौर से उनसे होने वाली रोग कौन सा है। देखो केमिकल फर्टिलाइजर में खासतौर से अपने जो प्लांट्स होते हैं खेतों के अंदर जो छिड़काव किया जाता है, चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो या कोई भी हो, उनमें एक कंपोनेंट कॉमन होता है, कौन सा, अमोनिया। उनमें एक कंपोनेंट जो है वो फिक्स होता है, चाहे यूरिया हो चाहे डीएपी हो। क्यों, प्लांट जो है जो अमोनिया है या नाइट्रोजन कंपोनेंट है उनका फिक्सेशन नहीं कर पाता है, इसलिए अगर आप उनको फिक्सेशन करके पहले से दोगे तो अच्छी ग्रोथ है वो शो करते हैं। इसलिए इनके कंपोनेंट में अमोनियम होता है, नाइट्रोजन का कंपोनेंट होता है, और वो क्या करता है अपने जो सांस के साथ में जाता है और आपकी जो हीमोग्लोबिन है, क्या है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में, उनके साथ में हीमोग्लोबिन साथ में आके जाके बाइंड होगा, प्लस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कोई भी कंपोनेंट जाके बाइंड होगा और उसे क्या बोलेंगे, लैग हीमोग्लोबिन बोल सकते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन नहीं बोलेंगे इसको, यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा इसमें, मिनीमाता, सिकल सेल एनीमिया, मेट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिया है ना, मेट का मतलब यहाँ पे जो टर्म आया है अमोनिया वाला, इसलिए इसको यूज में लिया गया है मैथेनोग्लोबिनीमिया, है ना, मैथेनोग्लोबिनीमिया के नाम से जाना जाता है। तो ये टर्म भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। द कोज ऑफ क्लोरोसिस, क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है कि प्लांट की जो लीव्स होती है, लीव्स जनरल क्लास में ग्रीन कलर की जो होती है, यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन कलर होते हैं, यदि इनका ग्रीन कलर धीरे धीरे ग्रीन कलर किस में कन्वर्ट हो जाए, येलो में, तो इसे क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस का मतलब होता है पी, इसके अंदर ग्रीन कलर जो है वो किसके कारण से होते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अगर क्लोरोफिल जो है सुफिशिएंट नहीं होते हैं, मतलब प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलते हैं, ये कह सकते हो आप, जो वर्णक है, ग्रीन जो वर्णक है वो धीरे धीरे टूटने लगता है या फिर उनका निर्माण होना बंद हो जाता है। तो किसी न किसी इनकी जो आयनिक या आयन्स या न्यूट्रिशन जो होते हैं उनकी कमी के कारण से ऐसा होता है कि हीमोग्लोबिन जो है, मतलब यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं इसकी क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल जो है वो अपना निर्माण पूरा नहीं कर पाता, जिसके कारण से ग्रीननेस जो है होता है पत्तियों का, वो धीरे धीरे येलो में कन्वर्ट हो जाता है, और जो क्लोरोफिल है उसका टूटना ही क्या कहलाता है, क्लोरोसिस कहलाता है। तो यहाँ पर किसके कारण से, न्यूट्रिशन की कमी के कारण से, आयरन की कमी हो सकती है, मैग्नीज की कमी हो सकती है, मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, सबके कारण से क्लोरोसिस होता है। यहाँ पे दिया हुआ एक्सेस मात्रा ऑफ, कि अधिक मात्रा किसकी, मैग्नीशियम की, सेंटर पॉइंट होता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल का 4 रिंग होती है नाइट्रोजन की, उसका बीच का, डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम इसके कारण से भी होता है, एक्सेस ऑफ और इसके कारण से भी होता है। इसलिए इसमें दोनों राइट आंसर है, ये और ये, इसलिए इसको क्या किया है, आरपीसी के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन बनाने वाले बैठे हैं अपने को कि इतना, मतलब ऐसे बनाने के चक्कर में रहते हैं कि पता नहीं हम तो किस लेवल का क्वेश्चन बनाएंगे, और फिर पता चलता है कि उनका क्वेश्चन का लेवल बनते बनते वो क्वेश्चन ही गलत बन गया, ऑप्शन ही सही नहीं बैठे उनसे, ये हालत अपने। आगे क्वेश्चन देखोगे 57, द प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ द CO2 इन C3 प्लांट्स, C3 प्लांट्स जो है क्लोरोप्लास्ट से स्टार्ट होता है और उसके अंदर जो रूबिस्को एंजाइम है वो यूज में आता है, रूबिस्को, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, ठीक है ना। अगर यही यहाँ पर आपको C4 के अंदर पूछा होता तो कौन सा आता, PEP फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये आता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो किस में पूछा है इन्होंने, C3 में पूछा है, तो सीधा सही है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और अगर ये यहाँ पर C4 में पूछता तो यहाँ पे फिर ये आता फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये इसका फर्स्ट एक्सेप्टर होता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे क्वेश्चन अगर आप देखोगे
क्वेश्चन नंबर 58 में देखोगे आप, द RQ रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट होता है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली और कितनी ऑक्सीजन यूज में आई किसी भी बायोमोलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, ऑक्सीडाइज्ड के दौरान कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलती है और कितनी ऑक्सीजन उसको कंज्यूम किया जाता है। तो यहाँ पर रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड वॉल्यूम और कंज्यूम्ड ऑक्सीजन वॉल्यूम नॉन एज रेशियो जो होता है इसका, उसे क्या बोलते हैं, अपने को RQ वैल्यू रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट के नाम से जानते हैं। तो अगर दोनों का बराबर बराबर हो कि एक ही बराबर ही तो कार्बन डाइऑक्साइड निकले और बराबर ही ऑक्सीजन है वो यूज में आए, तो इसका रेशियो जो होता है वो 1 आएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का जो होता है वो तो 1 होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का जो होता है वो तो कितना होता है, RQ 1 होता है। यदि आप लिपिड का देखोगे तो RQ जो होता है वो लगभग 0.7 के आसपास होता है। और यदि प्रोटीन का देखोगे, प्रोटीन का, तो यहाँ पर 0.81 के आसपास होता है। यदि आप किसी भी एसिड की देखोगे, ऑर्गेनिक एसिड, तो उसका मोर देन वन, एक से अधिक होता है। इसका मतलब यदि आप सिट्रिक एसिड की देखोगे आप, ठीक है ना, किसका, सिट्रिक एसिड का, सिट्रिक एसिड का होता है लगभग 1.14 RQ वैल्यू। और यहाँ पे ऑप्शन में इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में ऑक्जेलिक एसिड दिया हो ना, यहाँ पे मेलिक एसिड का देख सकते हो आप, मेलिक एसिड का होता है 1.3 के आसपास, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड जो है इसका अधिक होता है, इसका होता है लगभग 4 के आसपास, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का 1, लिपिड का 0.7, प्रोटीन का 0.81 और ऑर्गेनिक एसिड का 1 से अधिक होता है। जैसे सिट्रिक एसिड का अगर हम बात करेंगे 1.14 और मेलिक एसिड का 1.33 और ऑक्जेलिक एसिड का बात करोगे तो 4, ठीक है ना। और इसमें से भी खास तौर से जो सेकुलेंट प्लांट होते हैं, ठीक है ना, सेकुलेंट जो प्लांट होते हैं उनमें आप देखोगे तो इसका शायद 0 होता है ना, ये देख लेना आप लोग, 0 या अनंत होता है, कुछ होता है, ठीक है। तो इस यहाँ पे ऑप्शन में ऑक्जेलिक एसिड का पूछा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 59, करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड का के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो सही है। इट इज़ ए नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, ठीक है ना, ये तो सही है इसका, क्यों, सीड की डोरमेंसी को बढ़ाता है एब्सिसिक एसिड, है ना। इट इज़ ए गैसियस हार्मोन, ये गैसियस हार्मोन नहीं होता है, टर्पिनोइड से डेराइवेटिव होता है सेस्क्विट्रपिन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे गैसियस नहीं है, गैसियस तो अपना एक ही होता है थाइलिन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, केवल ए ऑप्शन इसका राइट है, ओनली ए इसका राइट आंसर होगा, ए इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आगे आप देखोगे 64, एंजाइम प्रेजेंटेड इन लाइसोसोम, लाइसोसोम के अंदर कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल नहीं होता है, डायरेक्ट आप देखोगे जितने भी एंजाइम होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोलेज होते हैं। ये हाइड्रोलेज के क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोलेज मुख्य होता है। क्वेश्चन नंबर 65 में यूरिया, ये एरिया बोला है, एरिया वेयर टू इकोसिस्टम क्या करते हैं, ओवरलैप करते हो, और ये रीजन जो है जहाँ ओवरलैप करते हैं ये रीजन जो है वो क्या कहलाएगा, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी अधिक होने की संभावना रहती है, क्योंकि ये कम्युनिटी ए है और ये कम्युनिटी या इकोसिस्टम ए है और ये इकोसिस्टम बी है, और दोनों कहीं ना कहीं दोनों की जो बाउंड्री है वो मिक्स होती होगी। जहाँ बाउंड्री उनकी मिक्स होती है वहाँ पे क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी अधिक होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कुछ कैरेक्टर इनके चेंज होते हैं, कुछ कैरेक्टर इनके चेंज होते हैं, कभी कभी इनके बीच में मैटिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे क्या बोलेंगे, इकोटोन, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इकोटोन बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी के तरीके से वैसे बेस्ट होता है। यहाँ पे आप देखोगे ये क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, सेल लाइन ऑब्टेन फ्रॉम ह्यूमन फीटल लंग्स, है ना, ह्यूमन के
जो फीटल है या जो बच्चा है, एम्ब्रियो है, उसके लंग्स की जो फाइब्रोब्लास्ट की जो सेल लाइन होती है वो कौन सी, उसका नाम क्या है पर्टिकुलर सेल लाइन, तो उसका है MRC5। एक इसकी है, जो भी अपना एम्ब्रियो है, फीटस है ह्यूमन के, लंग्स का जो फाइब्रोब्लास्ट होता है उसकी सेल लाइन एक अलग अलग कल्चर किया जाता है ना उनको, उसे सेल लाइन बोलते हैं। किसी भी बहुत सारी पैट्री प्लेट में एक साथ में टुकड़ों को अलग अलग कल्चर किया जाता है, एक ही लाइन को कंटिन्यू चलाया जाता है, एक ही कल्चर को, तो उसे कहता है सेल लाइन कहते हैं। तो ये लंग्स की जो सेल लाइन है उसे MRC5 कहते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कार्पोस्पोर, किसमें, पॉलीसाइफोनिया, रेड एल्गी जो है पॉलीसाइफोनिया, जिसमें 3 स्टेज पाई जाती है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक स्टेज, किसमें पाई जाती है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक जो स्टेज होती है वो पाई जाती है पॉलीसाइफोनिया के अंदर। और पहली जो स्टेज होती है कार्पोस्पोर, तो ये बनती है डिप्लॉइड। ये जो स्पोर होता है, ये स्पोर कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ये पॉलीसाइफोनिया का एक मेंबर है जो मैंने पढ़ा रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है ना, एल्गी में जाके कहीं सर्च कर लेना, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, या वीडियो वैसे भी सर्च कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है पॉलीसाइफोनिया। मैं हमेशा कहता हूँ पॉलीसाइफोनिया को अच्छे से क्लियर कर लेना, एक क्वेश्चन आपको फिक्स मिलेगा इसके अंदर, ठीक है ना। आगे यहाँ पे देखोगे 62 के अंदर स्टेराइल स्टेमन, जो बंधे है, बंधे जो स्टेमन होता है या पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्टेमिनोइड, उसे कहते हैं स्टेमिनोड, ठीक है ना। स्टेमिनोड बंदे का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसे स्टेमन जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं पाई जाती हो, मेल गेमिट प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं पाई जाती हो, उसे क्या कहते हैं अपन, स्टेराइल कहते हैं या बंदे कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे पुंकेसर या ऐसे एंथर जिनमें गेमिट या पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है उसे स्टेमिनोड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, द गैस एसोसिएटेड विद ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित कौन सी गैस है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, N2O भी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है। ये तीनों ही गैस कैसी हैं, ग्रीन हाउस को इफेक्ट को बढ़ाने वाली गैसेस होती है। क्वेश्चन नंबर 67, हार्मोन हेल्प इन पार्चुरेशन, पार्चुरेशन का मतलब प्रसव, प्रसव, ठीक है ना। जब बच्चा जन्म लेता है, शिशु जन्म के समय कौन से हार्मोन जो है वो सहायक होते हैं, तो सबसे पहला तो होता है ऑक्सीटोसिन, जो क्या करता है, यूट्रस की जो मसल्स है उनके अंदर क्या करता है, क्रम्पिंग करता है, उनको लूज करता है, जिसके कारण से वहाँ पर क्या होता है, प्लेसेंटा अपनी जगह छोड़ देता है, बच्चे का जो नाल होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, वो जगह छोड़ देता है, तो उसका जो पेन होता है, लेबर पेन, ये तो होता है इसके कारण से, है ना। प्रसव पीड़ा, प्रसव जो पीड़ा है वो तो किसके कारण से होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण से। और रिलैक्सिन जो है वो क्या करता है, जो प्यूबिक मसल्स होती है या फिर यहाँ की जो मसल्स होती है आगे वाली, उनको क्या करता है, रिलैक्स करता है, उनको ल्यूज करता है मसल्स को, ताकि क्या हो, बेबी आसानी से वेजाइना से होते हुए बाहर निकल सके। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन जो है ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है, ऑक्सीटोसिन जो है पोस्टेरियर पार्ट जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है ना। ये ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, ए और सी, ए एंड सी। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 63 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इलोंगेटेड इंटरनोड ऑफ द थैलेमस बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, कैलिक्स और कोरोला का जो पत्तियां निकलती है किसी भी फ्लावर के अंदर, उनके बीच में यदि इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे एंथोफोर बोलते हैं, है ना। ये टर्म जो एनसीईआरटी में साफ लिखे हुए हैं, ये जितने भी टर्म्स बता रहा हूँ ना, ये सब एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है ना, ये भी लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ मिलेगा। ये सब टर्म उसमें एनसीईआरटी में साफ लाइन लिखी हुई है ये, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखोगे आप, ऑर्गेनेल्स विच आर फाउंड इन मिड पार्ट ऑफ स्पम, स्पम के जो मिड पार्ट होता है उसके अंदर कौन से पार्ट
पाए जाते हैं। ये वाला तो क्या होता है, सबसे बाहरी वाला पार्ट, तो ये तो एग हो गया पीछे, और ये कौन सा हो गया, एक्रोसोम हो गया, एक्रोसोम हो गया। और यहाँ से ये वाला जो पार्ट है ये क्या, मिड पार्ट है, यहाँ होता है एक तो सेंट्रियोल होता है, ठीक है ना। और यहाँ से एक ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती है, इनके चारों तरफ स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो इसका मतलब जो मिड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, एक तो सेंट्रियोल आ जाएगा इसके अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया इसके साथ में आ जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम, राइबोसोम एंड ER, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ये हो गया। आगे क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, ये देखो, अपन चलते हैं 69 पे। 32 सेल्स ऑफ एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड बाय, कितनी कोशिकाओं का एम्ब्रियो बना हुआ है, 32। तो 32 में कैसे बनेगा, उसमें पूछा क्या क्या है, क्लीवेज कितना होता है और माइटोसिस कितना होता है। तो 32 सेल बनने के लिए यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या है आपके पास में, ये क्या है, जाइगोट है, ठीक है। पहले जाइगोट है, पहला विभाजन हुआ, कितनी कोशिका बनी, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32, 32 तक बने। तो क्लीवेज कितना हुआ, एक क्लीवेज हुआ, 2 एक हुआ, 2 3 4 और 5। या फिर ये मान लो यहाँ पे क्लीवेज 1, क्लीवेज 2, क्लीवेज 3, क्लीवेज 4 और क्लीवेज 5, 5 क्लीवेज होंगे, तब क्या बनेगी, 32 कोशिकाओं का एक एम्ब्रियो बनेगा। अब बात आती है कि इसमें माइटोसिस कितने हुए, ठीक है ना। क्लीवेज का मतलब क्या होता है, माइटोसिस, ये माइटोसिस ही डिवीजन है क्लीवेज। बस क्लीवेज के अंदर ये है कि इनकी जो सेल की साइज है वो नहीं बढ़ती, सेल की साइज नहीं बढ़ती, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अपन क्लीवेज कहते हैं। लेकिन है क्या, ये माइटोसिस ही है। तो ये पूछा गया कितने माइटोसिस से जो 32 कोशिकाएं हैं एम्ब्रियो वो बना है। तो 32 तो है ही, ये बन ही गए। अब इसमें से एक माइनस कर दो, क्यों, क्योंकि एक तो पहले से ही जाइगोट है ना, ये पहले एक कोशिका, तो एक कोशिका तो पहले से ही है ये। इसका मतलब कितनी माइटोसिस हुए हैं, 31 माइटोसिस हुए हैं इसके अंदर। माइटोसिस कितने हुए, 31 हुए हैं। और क्लीवेज कितने हुए हैं, 5 हुए हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देखोगे 6 क्लीवेज, 5 क्लीवेज, ये ठीक है। लेकिन 32 माइटोसिस, 4 क्लीवेज, 5 क्लीवेज है, ये ठीक है। और 31 माइटोसिस है, ये भी ठीक है। राइट आंसर क्या आएगा इसका, डी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 70 नंबर, द एम्ब्रियो विद ब्लास्टोपोर इज कॉल्ड, कि एम्ब्रियो की वह स्टेज जिसके अंदर ब्लास्टोपोर पाया जाता हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रोला स्टेज कहते हैं। कि ये जो स्ट्रक्चर होती है 3 लेयर जो स्ट्रक्चर बनती है इस प्रकार की, ये जो पोर होता है ये वाला, इसे अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर बोलते हैं। तो ये जो ब्लास्टोपोर है जो अपने अंदर पहले किसका निर्माण करेगा, एनस का। और जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें पहले माउथ बनता है, प्रोटोस्टोमिया, अपन कैसे हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया है, ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर पहले ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है। और ये किस में कन्वर्ट होती है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कन्वर्ट होती है। यहाँ पे जो बाह्य परत होती है ये एक्टोड्रम है, और इसके अंदर जो है वो क्या है, मेसोड्रम है। और ये जो परत है ये क्या है, एंडोड्रम है। एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम, 3 परत होती है। उस स्टेज को तो अपन क्या कहते हैं, गैस्ट्रोला कहते हैं। और इसके अंदर जो छिद्र होता है ये गुफा ऐसे बनने के कारण से, फोल्डिंग होने के कारण से, सेल्स का इन्वेजन होने के, सेल्स यहाँ से अंदर चली गई है। तो यहाँ पे एक छिद्र जो बना है उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर कहते हैं। है ब्लास्टोपोर, लेकिन पाया किस में जाता है, गैस्ट्रोला स्टेज के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से आज के अपने जो चौथा जो पार्ट था इसके अंदर 70 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो गए हैं। क्योंकि अभी मैं जो इसलिए थोड़ा सा वीडियो पे टाइम कम मिल पा रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यूजी और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहा हूं, ताकि जल्दी आप लोगों को सेकंड वॉल्यूम जो है वो मिल सके। फर्स्ट वॉल्यूम है वो आपको 4 से 5 दिन के अंदर आपको
फ्लिपकार्ट से ही अवेलेबल होगी। बाई पोस्ट भी आप लोग परचेज कर सकते हो, लेकिन यूजी और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के नोट्स हैं उनकी बुक जो है वो 1 महीने के अंदर लगभग आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस।